तो गाइज, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। तो आज हमारी डील रहेगी उर्दू के साथ, जो एनटी यानी नायब तहसीलदार के लिए पोस्ट्स निकाली गई हैं। उसमें एक पोर्शन जो है वो उर्दू का है, जिसमें जो 50 मार्क्स पर मुश्तमिल है। उस पोर्शन के साथ यानी उर्दू के साथ डील हम करें। हमारी चैनल नोटबुक प्लस में आपका खैर मकदम है। और आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर्स दिए गए हैं, आप उन नंबर्स पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारे पेड बेच भी हासिल कर सकते हैं। पेड बेच में भी आप हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा मॉक टेस्ट, वीकली बेस्ड जो टेस्ट होंगे वो भी हम प्रोवाइड आपको कराएंगे। इसके अलावा आपके जो टॉपिक वाइज एमसीक्यू है और एमसीक्यूज भी हम कराएंगे। तो हमारे साथ आप बना रखिएगा। तो इसके अलावा हम आज सिलेबस पर थोड़ा सा गुफ्तगू करेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है। तो सिलेबस डिस्कशन या सिलेबस पर डिस्कशन करने से पहले आपके सामने एक अशार में पेश करना चाहूँगा। ने मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियाँ गुजर गई, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियाँ गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दी वो सजदा तलाश कर। अब हमें क्या करना है? एक ऐसे सजदे को तलाश करना है जो हमारी दुनिया बदल दे, जो आपकी दुनिया बदल दे। क्योंकि हमें मद्देनजर ये भी रखना है, उर्दू जो है 10th तक हमारा उर्दू रहता है या 10th तक हमारा उर्दू होता है। उसके बाद हम उर्दू को अलविदा कह देते हैं। तो उर्दू हमारा बहुत ही वीक, कमज़ोर होता है। और हमें मद्देनजर ये भी रखना है कि हमारे सामने ऐसे स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने कभी उर्दू को हाथ भी नहीं लगाया, जिन्होंने कभी उर्दू पढ़ा ही नहीं। इस तरह से हम उर्दू के साथ डील करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि अगर आप हमारी चैनल से है ना पढ़ेंगे, हमारी चैनल से आप इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी कामयाबी जो है, हमारी आपकी कामयाबी जो है वो कदम चूमेगी। आप कामयाब हो जाएंगे और अच्छे नंबरात हासिल करेंगे। तो हमारे पास पटवारी का पेपर भी है, जो प्रीवियस ईयर में मुनक़द हुआ है। या इस प्रीवियस ईयर्स के पेपर जो एनटी के पेपर्स हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे कि लेवल कैसे होती हैं, किस तरह से पेपर्स आते हैं। तो सारा कुछ यहाँ पे यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। तो सबसे पहले अगर सिलेबस की बात की जाए, तो उर्दू पेपर जो है, उर्दू पेपर रीडिंग सेक्शन 20 मार्क्स का है। तो ये उर्दू की बात कर रहा हूँ मैं, सेकंड पेपर की है ना। यानी 30 मार्क्स का रीडिंग पोर्शन है और राइटिंग पोर्शन जो है वो 20 मार्क्स का है। तो रीडिंग सेक्शन 20 मार्क्स का है और राइटिंग सेक्शन जो है वो 30 मार्क्स का है। रीडिंग पोर्शन में हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें, हमारे पास एक पैसेज होगी, यानी जिसको हम इक्तबास कहते हैं, पैराग्राफ वहाँ से आएगा। तो हमें उसमें से सवालात जवाबात निकालने हैं, है ना। नीचे सवालात होंगे, उनमें से हमें जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा उसको हमें चूज़ करना पड़ेगा। तो इसके अलावा दूसरा पोर्शन जो है वो राइटिंग है। राइटिंग में हमें क्या करना है? एक हमें ऐसे लिखना होगा, मजमून जिसको हम कहते हैं। और इस पर हम लेक्चर्स देंगे मजमून पर, कि मजमून किससे कहते हैं और इसके अक़साम क्या होते हैं और किस तरह से हम एक अच्छे मजमून लिख सकते हैं, है ना। तो मजमून के अलावा खतूत निगारी, यानी खतूत निगारी में हमें देखना है नजी खतूत क्या है, ज़ाती खतूत क्या है और दफ्तरी खतूत क्या है। एक एक करके हम अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे कि और खतूत किससे कहते हैं, किस तरह से हम खत को लिखें, किस तरह से हम इन सब चीज़ों को, है ना, एक साथ समझ कर और उसके बाद हम आराम से लिख सकते हैं, आराम से इस पेपर को पास कर सकते हैं। तो अगर बात की जाएगी रीडिंग सेक्शन में 33% ओपन मेरिट वालों को लाने हैं। और इसके अलावा राइटिंग सेक्शन में अगर देखा जाएगा
वहाँ पे 20 मार्क्स आपको लाने होंगे, यानी 40%, 40% 20 बनता है। यानी ओवरऑल आप ओपन मेरिट की बात अगर की जाए, ओपन मेरिट वालों को 20 मार्क्स लाने हैं, है ना। और जबकि कैटेगरी जो है उनको एक पेपर में 6 और दूसरे पेपर में 9.9 लाने हैं, यानी 30 में से 9.9 और 20 में से 6.6 जो अदर कैटेगरीज के होंगे, जो ओपन मेरिट के बगैर। और ओपन मेरिट वालों की अगर बात की जाए, उनको 6.6 रीडिंग सेक्शन में लाने हैं, और यहाँ पे 9.9 जो है वो राइटिंग सेक्शन में लाने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि उर्दू जो है, उर्दू ये एक जबान है, उर्दू एक जबान। अब ये जबान कैसे बनती, इसके उसूल और कवायद होते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं, हमने देखा है, पढ़ा भी है, जबान जो है ये अल्फाजों और आवाजों का मजमुआ है। इसमें क्या होते हैं, जबान में अल्फाज होते हैं, जबान में आवाज होती है, क्योंकि अल्फाजों के बगैर अगर हमारे पास अल्फाज नहीं होंगे, सिर्फ जब आवाज है, सिर्फ आवाज है, तो हम आवाज तो निकाल सकते हैं, लेकिन जब अल्फाज अदा करने के लिए अल्फाज नहीं है, तो कोई नहीं कहेगा कि हमारे पास जबान। इसी तरह अगर इन दोनों में से हमारे पास अल्फाज हैं, अल्फाज तो मौजूद है, अल्फाज का जखीरा हमारे पास है, लेकिन इन अल्फाजों को अदा करने के लिए आवाज का होना बहुत जरूरी है। अगर ये आवाज नहीं होगी, तो कोई नहीं कहेगा कि हमारे पास जबान है, हर एक कहेगा कि हम गूंगे। इसका मतलब इन दोनों जो है, ये दोनों का होना लाजमी है, अल्फाजों और आवाजों का मजमुआ, यानी इन दोनों का होना लाजमी है, तब जाके एक जबान बन जाती है। और जबान से पहले हम समझेंगे कि उर्दू जो है, हर एक जबान के कायदे होते हैं, उसूल और कायदे, है ना, या उसूल और कवायद। जैसे कि हम इंग्लिश में देख रहे हैं, इंग्लिश में अल्फाबेट होते हैं, अल्फाबेट मसलन जैसे ए बी सी डी ई एफ वगैरह वगैरह और भी। इसी तरह जब उर्दू की बात की जाती है, उर्दू में उर्दू में जो इंग्लिश में अल्फाबेट कहलाते हैं, उर्दू में हरूफ तहजी, हरूफ तहजी। अब ये हरूफ तहजी का मतलब क्या है, हरूफ तहजी को समझना है। और तहजी की बात अगर की जाए, तहजी हिज्जा से निकला, हिज्जा से निकला है, जो तहजी जो है ये हिज्जा से निकला है। अब हिज्जा का माना क्या, इसको भी हमें समझना है। जब हम देखते हैं, हिज्जा का माना है बनावट, हिज्जा का माना है, यहां मैं लिखूंगा, हिज्जा का माना है बनावट। हिज्जा से निकला है, जिसके माना बनावट, कमा सजावट वगैरह। ठीक है, यानी जब हम देख रहे हैं कि तहजी का, तहजी जो है ये हिज्जा से निकला है, जिसके माने बनावट और सजावट, या शक्ल सूरत भी आप कह सकते हैं। अब हरूफ जो है, हरूफ, हर्फ की जमा, हरूफ
हुर्फ की जमा, हुर्फ की जमा। और हुरूफ तहजी जब इसकी तादाद की बात की जाती है, और वो है 51, यानी 51। और कहीं बुक्स ऐसे भी हैं, बहुत सारी बुक्स जिनमें लिखा है 52। बहरहाल यहाँ आप याद रखिएगा कि हुरूफ तहजी जो है उनकी तादाद जो है वो है 51, वो है 51। उनमें अगर हुरूफ तहजी इनकी तादाद अगर 51 है, लेकिन इन 51 में कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनको हम हंकार कहते, जिनको हम हंकार हरूफ कहते। अरे ये हंकार होता क्या है, इसका मतलब क्या है? हंकार हरूफ जो है वो 14 है। हंकार हरूफ कितने हैं? 14, 14। अब मसला ये है, यहाँ सवाल ये है कि ये हंकार हरूफ क्या है? हंकार हरूफ किससे कहा जाता है? जैसे हम देख रहे हैं हंकार में हमारे पास दो चिश्मी, ऐसे दो चिश्मी वाला। अबे दो चिश्मी क्यों कहती है ना, यानी एक चश्मा दूसरा चश्मा, है ना, दो चिश्मी वाला। अब मसलन यहाँ पे ब, प, थ, थ वगैरह, इनकी तादाद जो है ये 14 है। ये हंकार हरूफ कहलाते, ये हंकार हरूफ कहलाते। और उसके बाद हम देखते हैं बुनियादी हरूफ। बुनियादी हरूफ, बुनियादी हरूफ जो है वो 37, वह 37। लेकिन या बुनियादी हरूफ का दूसरा नाम है सादा हरूफ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सादा हरूफ। अब ये 37, इनकी तादाद 37 है, लेकिन 37 में जब हम देखते हैं हरूफ इस इनमें से हरूफ इल्लत भी है। हरूफ इल्लत, हरूफ इल्लत क्या है? हरूफ इल्लत की तादाद, सबसे पहले तादाद की बात की जाए, तादाद 3 है, यानी 3। हरूफ इल्लत सिर्फ हमारे पास 3 होते। एक होता है वाव, कामा, अलिफ, कामा, ये 3 हरूफ जो है इनको हरूफ इल्लत कहा जाता है। इनको हरूफ इल्लत कहा जाता है, याद रखिएगा। हमारे पास हरूफ तहजी जो है इनकी तादाद 51 है, 51 है। 51 के बाद जब हम देखते हैं एक को, इनमें से हंकार हरूफ भी है। हंकार हरूफ जो है उनकी तादाद 14 है, यानी 14 है। और हंकार हरूफ ब, प, थ, थ वगैरह वगैरह। फिर हमने देखा कि हरूफ तहजी जो है अगर 51 में से हम 14 काटेंगे तो वहां पे क्या बचेगा? वो है बुनियादी हरूफ या सादा हरूफ। उनकी तादाद 37 है, 37 यानी 37। और 37 में से कुछ हरूफ इल्लत है, हरूफ इल्लत। हरूफ इल्लत 3 है, एक है वाव, अलिफ, ये। तो बाकी जितने भी हरूफ है, बाकी हरूफ, बाकी तमाम जितने भी बचे हैं उनको हम कहते हैं हरूफ सही। हरूफ सही, याद रखिएगा, हरूफ सही। और हरूफ सही की तादाद है 34। हरूफ सही की तादाद है, यहां पे भी हरूफ सही की तादाद 34 है। कितने हैं? 34। अब यहां पे फिर से समझिएगा, 51, 51, 51 में से हमने 14 निकाले, वहां पे 37 बचे हैं। 37 में से हमने 3 निकाले जो हरूफ इल्लत है, वहां पे बचे 34, वहां पे बचे। फिर से एक बार समझते हैं।
हुरूफ तहजी, मैंने कहा हुरूफ तहजी जो है, तहजी जा से निकला है, जिसके माना सजावट, कामा बनावट, या शक्लो सूरत। ये हिजा, जब हम हुरूफ जो है, हुरूफ हर्फ की जमा है। अब वो हम आगे देखेंगे हुरूफ क्या होता है और हुरूफ क्या होते हैं, लफ्ज क्या होता है, अल्फाज क्या होते हैं, जुमला क्या होता है, इक्तिबास क्या होता है। ये हम एक एक करके आगे समझेंगे आगे लेक्चर्स में। जितने भी हमारे लेक्चर्स आने वाले हैं, आपसे गुजारिश की जाती है जो हमारी चैनल नोटबुक प्लस है ना, वहाँ पे बेल होगी, उस पर क्लिक करिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी बाकी आने वाले लेक्चर्स की। तो हरूफ तहजी जो है, हरूफ हरूफ की जमा है, और मैंने कहा हरूफ तहजी इनकी तादाद है 51, 51। अब याद रखेगा, यहाँ पे 51 में हम देख रहे हैं 14 हरूफ हमारे पास ऐसे हैं, 14 हरूफ हमारे पास ऐसे हैं जिनको हम हंकार कहते हैं, जिनको हम हंकार हरूफ कहते हैं, हंकार हरूफ। और हंकार हरूफ की पहचान क्या है, इसकी शक्ल सूरत कैसी है, वो है ब, प, थ, थ वगैरह, ये हंकार हरूफ। अब वहां पे बच्चे कितने हैं, 37। 37 जो है, 37 में से कुछ अभी मैंने सिखाया, अभी मैंने समझाया कि इसमें कुछ हरूफ जो है हरूफ इल्लत है, हरूफ इल्लत। अभी हरूफ इल्लत क्या है, कौन कौन से हरूफ इसमें है। हरूफ इल्लत में सिर्फ 3 हरूफ है, सिर्फ 3 हरूफ है। एक है इलिफ, कामा, वाव, कामा, ये। समझ आया। अब यहाँ पे 37 में से 3 निकाले, वहां पे 34 बचे। 34 जितना भी आप बचा, 34 हरूफ, इनको हम कहते हैं सही हरूफ, इनको हम कहते हैं सही हरूफ। अब ये सही हरूफ कहलाते हैं। समझ आया। हाँ, यानी हरूफ तहजीब 51 में से हमने 14 हरूफ, हमारे पास 14 हरूफ ऐसे हैं जिनको हम हंकार हरूफ कहते हैं, जिनकी शक्लो सूरत जो है वो आपके सामने है, ब, प, ठ वगैरह। फिर हमने देखा है 37 37 जो है हरूफ इल्लत है, और हरूफ इल्लत में हमने देखा है 3 हरूफ हमारे पास है, अलिफ, वाव, ये। और बाद में हमने देखा है वहां पे 34 हरूफ बचे हैं, और 34 हरूफ को सही हरूफ कहते हैं। समझाया, जिनकी शक्ल सूरत अलिफ, बे, पे, ते, ते वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे इससे पहले मैंने आपको कहा कि हुरूफ, हुरूफ से पहले हर्फ होता है। अब हर्फ क्या है, हर्फ है, अगर मेरे पास हुरूफ तहजी अलिफ से ये तक है, अलिफ से ये तक, हर एक को अलहायदा हम हर्फ कहते हैं, एक एक करके हम हर्फ कहते हैं, 1 2 3 4 इनको मिला के हम हुरूफ कहते हैं। हर्फ, अगर मैंने यहाँ पे मसलन मेरे पास काफ है, एक काफ जो है ये एक है, ये इसका एक को हम कहते हैं हर्फ। हर्फ को हम इस तरह भी समझेंगे, हर्फ का मतलब सिर्फ एक है, हर्फ का मतलब एक है, हर्फ यानी सिर्फ एक, सिर्फ एक, सिर्फ एक क्या, यानी हुरूफ तहजी में किसी एक को उठाओ उसको हम हुरूफ कहते हैं। हुरूफ तहजी में से किसी एक हुरूफ को उठाओ वो हर्फ कहलाता है। अब यहाँ पे मैंने काफ लिया है, काफ हर्फ कहलाएगा। अगर मैं
यहां पे लूंगा काफ प्लस लाम प्लस मीम। अब मैंने कितने लिए? मैंने एक हर्फ लिया काफ, दूसरा मैंने लाम लिया, तीसरा मैंने मीम लिया। अब तीन आए। कितने आए? तीन। अब इन तीनों को यहां मैं फिर से लिखूंगा काफ प्लस लाम प्लस मीम। अब काफ को मैं हुरूफ कहूंगा, लाम को मैं हुरूफ कहूंगा और मीम को हम हुरूफ कहेंगे। ठीक है, लेकिन इन तीनों को हम हुरूफ कहते हैं। इन तीनों को हम हुरूफ कहेंगे। किस तरह? अब यहां हमने समझा है हुरूफ का मतलब सिर्फ एक और हुरूफ का मतलब एक से ज्यादा। हुरूफ का मतलब एक से, उसमें दो भी आ सकते हैं, तीन भी, चार भी, पांच भी, छह, है ना। अब ये तीन जो है, इन तीनों को हुरूफ कहेंगे। इसका मतलब हुरूफ जो है, हुरूफ का मतलब है एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। अब मैंने यहाँ पे लिए हैं कितने? तीन, काफ लाम मीम, काफ प्लस लाम, लेकिन जोड़ा नहीं, जोड़ा सिर्फ इन तीन को निकाला है, अभी जोड़ा नहीं। जब मैं जोड़ूंगा इनको फिर ये लफ्ज बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा लफ्ज, काफ प्लस लाम प्लस मीम। अब इसको मैं जोड़ूंगा, इसका मतलब हर्फ से हुरूफ बनते हैं, और हुरूफ से लफ्ज बनता है, हुरूफ से लफ्ज बनता है। किस तरह? इस काफ लाम मीम को जोड़ूंगा मैं, ये काफ, ये लाम, ये मीम, अब बन गया कलम। कलम एक बाज़ाब्ता तौर पर लफ्ज, कलम एक लफ्ज। ठीक, यहां तक समझ में आया? हाँ, हमने क्या समझा है कि हुरूफ जो है, हुरूफ हम सिर्फ एक को कहते हैं, यानी हुरूफ तहजी में अगर हम एक निकालेंगे तो उसको हम हुरूफ कहते हैं। मसलन जैसे हमने काफ निकाला है, काफ हमने सिर्फ एक निकाला है और काफ को हमने क्या कहा कि एक हुरूफ है। इसी तरह अगर एक से ज्यादा हमने निकाले तो एक से ज्यादा मैंने लिखा, एक से ज्यादा जितने भी होंगे उनको हम हुरूफ कहते हैं। मस जैसे मैंने काफ प्लस लाम प्लस मीम लिया। अब ये जरूरी नहीं है काफ प्लस लाम प्लस मीम, कोई भी हुरूफ आप ले सकती हो, जैसे बे प्लस सीन, बस, है ना। अब मैंने यहाँ पे लिया है काफ, कहाँ गया? काफ प्लस लाम प्लस मीम। अब ये तीन आई, एक से ज्यादा जितने भी हैं उनको हुरूफ कहती है। अब ये तीन आए हैं तो ये हुरूफ कहलाएंगे। और जब इनको आपस में जोड़ूंगा, काफ प्लस लाम प्लस मीम, तो बन गया कलम। और कलम चूंकि एक लफ्ज है और बन गया लफ्ज। और लफ्ज से आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अल्फाज, इक्तबास, उसके बाद हमारी ढिल रहेगी मजमून निगारी से भी, और कवायद के एतबार से उर्दू को बेसिक्स से समझते हैं, ताकि हर एक बच्चे को, हर एक एस्पिरेंट जो है, हर एक स्टूडेंट जो है वो इससे लाभ उठा सके। शुक्रिया।